हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्री नेटल स्टेज और इन्फेंसी स्टेज है, उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक होती हैं, बच्चे में किस किस तरह के चेंजेस होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कब से कब तक होती है, 2 से 6 वर्ष तक होती है। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं आपको सीक्वेंस से याद करनी है। सबसे पहले प्री नेटल स्टेज आती है, फिर इन्फेंसी आती है, फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है, फिर लेटर चाइल्डहुड और फिर एडोलेसेंस। ये इसी सीक्वेंस में आपको टाइम के साथ याद रखनी है कि कौन से स्टेज का टाइम पीरियड कितना होता है। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक होती हैं। पिक्चर के माध्यम से हम डिटेल में इसे समझने की कोशिश करेंगे। वन बाय वन एक एक करेक्टरिस्टिक हम चाइल्ड डेवलपमेंट में अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की पढ़ते हैं। पहली चीज़ इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्ली चाइल्डहुड को और कौन कौन से नाम दिए गए हैं। अर्ली चाइल्डहुड को प्ले एज कहा जाता है। प्ले एज के साथ साथ इसको टॉय एज भी कहा गया है। खिलौने की उम्र होती है, बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है, इसीलिए इसे टॉय एज और प्ले एज कहा जाता है। प्री स्कूल एज, क्योंकि यहाँ पर बच्चा आंगनबाड़ी में, बाल वाटिका में, प्री स्कूल में जाने लगता है, यानी बच्चा LKG UKG में पढ़ने लगता है। क्वेश्चनिंग एज, इस उम्र में बच्चा बहुत सारे सवाल करता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चा इस उम्र में करता है, इसीलिए इसको क्वेश्चनिंग एज भी कहा गया है। इमिटेटिव एज यानी अनुकरण करने की एज भी कहा गया है। जिस तरह से वो अपने बड़ों को कुछ भी काम करते हुए देखता है, बच्चा उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करता है, अनुकरण करता है, उसको कॉपी करता है, इमिटेट करता है, इसीलिए इसको इमिटेटिव एज भी कहा गया है। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ लेगा कि क्वेश्चनिंग एज किसे कहा गया है या इमिटेटिव एज किसे कहा गया है, या आपसे पूछ लेगा प्री स्कूल एज की करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा प्री स्कूल एज को ही हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को ही कहते हैं, तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। सारे नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा है, और सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा है। अर्ली चाइल्डहुड है ये भाषा के विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए, भाषा और सामाजिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है। लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कौन से स्टेज में होता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज है वो कौन सी होती है, अर्ली चाइल्डहुड होती है। और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का प्री नेटल स्टेज में होता है। सबसे ज़्यादा कब होगा, प्री नेटल में। प्री नेटल के बाद होता है इन्फेंसी में। इन्फेंसी के बाद जो बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो कब होता है, एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था के बाद आता है आपका कौन सी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड। ये सीक्वेंस होती है बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी आर हाई, यहाँ पर बच्चे में इमेजिनेशन बहुत होती है, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करता है। आपने देखा होगा बच्चा कल्पना में खुद से बात कर रहा होता है, अपने टॉयज़ से खेल रहा होता है, अपने टॉयज़ से बातचीत कर रहा होता है, अपने टॉयज़ को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, बहुत सारे सवाल करता है। कोई भी काम आप कर रहे हो तो ये आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, दिन में लाइट क्यों होती है, रात में अंधेरा क्यों हो जाता है, रात में सन कहाँ चला जाता है, दिन में चांद कहाँ चला जाता है। इस तरह के सवाल बच्चा बहुत ज़्यादा करता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग की बात किसने की थी, जीन पियाजेट ने की थी। जीन पियाजेट ने कौन सी थ्योरी दी थी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज है, वो अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड होती है। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग क्या होती है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता। अहम केंद्रिता होती है।
जो उसका पर्सपेक्टिव है वही सारी दुनिया का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, बच्चा ऐसा समझता है। सिर्फ उसे लगता है कि जो उसे सही लगता है वही सारी दुनिया को सही लगेगा, जो उसके लिए गलत है वही सारी दुनिया के लिए गलत होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो अपने पर्सपेक्टिव को समझ पाता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। तो ईगो सेंट्रिज्म बच्चा कब शो करता है? अर्ली चाइल्डहुड में, या पियाजेट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज? सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 साल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लर्न्स थ्रू प्ले, बच्चा खेल खेल में सीखता है, इसीलिए तो इसे प्ले एज कहा गया है, इसीलिए तो इसे टॉय एज कहा गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा एनिमिज्म शो करता है, यानी जीववाद शो करता है। एनिमिज्म क्या होता है? जीववाद। 2 से 6 साल के बच्चे को, अगर आपके आसपास कोई 2 से 6 साल के बच्चे हों तो आपने देखा होगा वो अपने टेडी बियर के साथ खेल रहे होते हैं, अपनी डॉल के साथ खेल रहे होते हैं। वो खाना खाते हैं तो अपनी डॉल को भी खाना खिलाते हैं। वो सोते हैं तो डॉल को अपने पास सुलाते हैं और कहते हैं डॉल तुम सो जाओ, तुम डरना नहीं, मैं यहीं पर हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि जो उसकी डॉल है उसको भी उसी तरह भूख लगती है, उसी की तरह उसे प्यास लगती है, उसी की तरह उसे डर भी लगता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस नहीं कर पाता। कौन सी लिविंग होती हैं और कौन सी नॉन लिविंग थिंग होती है, इनके बीच में बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता है। बच्चे को लगता है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं उन सब में सबको दर्द होता है, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है। जैसे बच्चा चलता चलता गिर जाता है, किसी चीज़ से उसने चोट लग गई तो अब वो रोना शुरू करता है, और जब तक उसको वापस नहीं मारेगा उसे लगेगा कि मैं उसको वापस मार दूंगा तो उसको भी उतना ही दर्द हो गया जितना मुझे हो रहा है। फिर बच्चा शांत हो जाता है। ये क्या होता है? एनिमिज्म होता है, जीववाद होता है। बच्चे को लगता है कि जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं सब में जीवन होता है, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको दर्द होता है। ये एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म लेटर चाइल्डहुड में जाकर ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस करना सीख जाता है। फिर उसके बाद आते हैं सेंट्रेशन, लेक ऑफ कंजर्वेशन। इन दोनों में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। देखिए, लेक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? लेक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण की कमी। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन पर फोकस कर पाता है। उसको हम कहते हैं सेंट्रिएशन। क्या कहते हैं? सेंट्रिएशन, यानी केंद्रीकरण करना। सेंट्रेशन क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, जो सेंट्रेशन और लेक ऑफ कंजर्वेशन है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को एक साथ समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेंट्रेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस कर पाना। आपने बच्चे को ये 2 ग्लास दिखाए, बच्चे से पूछा कि इनमें जो पानी है वो क्या बराबर है? तो बच्चे को देखा और बच्चे ने कहा कि हाँ, दोनों में पानी बराबर है। उसके बाद इस ग्लास का पानी इस ग्लास में ट्रांसफर कर दिया, इसका इसी में रखा। अब बच्चे से पूछा गया क्या इन दोनों में पानी बराबर है? तो बच्चा कहेगा नहीं, इन दोनों में पानी बराबर नहीं है, ये जो लंबा दिख रहा है ना, इस ग्लास में पानी ज़्यादा है। ऐसा बच्चे ने क्यों कहा? क्योंकि उसने सिर्फ एक डायमेंशन पर फोकस किया, उसने लंबाई पर फोकस किया कि इस ग्लास की लंबाई ज़्यादा है तो इसमें पानी ज़्यादा होगा, इस ग्लास की लंबाई कम है तो इसमें पानी कम होगा। बच्चे ने इसकी चौड़ाई पर ध्यान नहीं दिया कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है। सिर्फ वन डायमेंशन पर, लेंथ पर फोकस कर पाया, दूसरी डायमेंशन जो इसकी ब्रेथ थी उस पर फोकस नहीं कर पाया। तो ये क्या है? सेंट्रिएशन है। और ये जो सेंट्रिएशन है यही लेक ऑफ कंजर्वेशन को जन्म देती है। संरक्षण की कमी इसी को जन्म देती है। क्या? सेंट्रिएशन ही लेक ऑफ कंजर्वेशन को जन्म देती है। अब लेक ऑफ कंजर्वेशन क्या होगा? लेक ऑफ कंजर्वेशन क्या होगा कि बच्चे को ये लगेगा कि जो शेप चेंज हुई ना, जो ग्लास की शेप चेंज हुई, उसके साथ साथ जो अमाउंट ऑफ वाटर था वो भी चेंज हो गया। बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि शेप चेंज कर देने से अमाउंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप शेप बड़ी रखें, चाहे आप शेप को छोटा रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट वाटर की सेम रहेगी। ये क्या होता है? ये लेक ऑफ कंजर्वेशन होता है। लेक ऑफ कंजर्वेशन बच्चे में लेक ऑफ कंजर्वेशन इन मास होता है, लेक ऑफ कंजर्वेशन इन नंबर होता है। नंबर से कैसे? नंबर का हम समझे
जैसे आपके पास कॉइन है, आपके पास बहुत सारे कॉइन हैं, आपने एक एक रुपए के कॉइन रखे 4, ठीक है, और आपने एक कॉइन रख दिया 5 रुपए का। अब आप बच्चे से पूछेंगे कि कौन से में रुपीज ज्यादा हैं, तो बच्चा कहेगा ये रुपीज ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स ज्यादा हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन 1 है, इसलिए ये कम है। ये क्या होता है? लेक ऑफ कंजर्वेशन होता है। बच्चे को जो क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, क्वांटिटी जो ज़्यादा लगी तो बच्चे ने उसी को ज़्यादा कह दिया। यही होती है आपकी लेक ऑफ कंजर्वेशन और सेंट्रिएशन, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सेंट्रिएशन लेक ऑफ कंजर्वेशन को ही जन्म देती है। यहाँ पर बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। होपफुली आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर पाई होंगी। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देखना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, सिंबॉलिक थिंकिंग। सिंबॉलिक थिंकिंग भी बच्चे में अर्ली चाइल्डहुड में आ जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। सिंबॉलिक थिंकिंग क्या होती है? जैसे ये जो लड़की है ये अपने डॉगी की एक पिक्चर बना रही है। अब ये पिक्चर को ही ये कहेगी कि ये ही मेरा डॉगी है। आपने देखा होगा जो 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनको आप एक बुक दें जिसपे फ्रूट्स के बहुत सारे पिक्चर बने हुए होते हैं, तो जो फ्रूट उसका फेवरेट होगा ना वो उसको उठाकर ऐसे खाने की वो करेगा कि मैं ये फ्रूट खा रहा हूँ। बच्चे को ये लग रहा है कि जो सिंबल बना हुआ है ना, एप्पल का जो सिंबल बना हुआ वो रियल में एप्पल है। बच्चे को आप छोटी सी एक कार दो तो बच्चा उसी को अपनी कार लेके घूमेगा, बच्चा कहेगा ये मेरी कार है, बच्चे को लगेगा यही एक रियल कार है। ये क्या है? सिंबॉलिक थिंकिंग होती है। क्लियर हुई? सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब क्या? बच्चा सिंबल्स को पहचानना सीख जाता है। आप बच्चे को एक बॉल का सिंबल दिखाएंगे तो बच्चा बता देगा ये बॉल है। बच्चे को कैट का एक फोटो दिखाएं, बच्चा कहेगा ये कैट है। तो ये क्या हुई? बच्चे में सिंबॉलिक थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद आती है इरिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग। थिंकिंग में इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी जो उसके सोचने की क्षमता है वो परिवर्तनशील नहीं होती। कैसे? बच्चे के सामने आप आइस रखें तो बच्चे को ये लगेगा ये आइस है, ये हमेशा के लिए आइस ही रहेगी। उसे ये नहीं समझ में आएगा कि इस आइस को आप फ्रिज से बाहर रख देंगे तो वो पानी बन गया। अब बच्चा को आप कहेंगे ना इस आइस से पानी बन गया तो बच्चा यकीन नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे का कोग्निशन अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। बच्चे को लगता है आइस आइस ही रहेगी। बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि आइस का पानी बनाया जा सकता है, पानी का आप आइस बना सकते हैं। ये इरिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग होती है। नंबर के केस में हम देखें, नंबर के केस में आप बच्चे को कहें कि 5 - 2 है वो 3 होता है, 5 में से आपने 3 घटाया तो वो 3 हो सकता है। अब बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि अगर 3 में आप 2 जोड़ देंगे तो वो 5 हो जाएगा। ये बच्चे को नहीं समझ में आता अभी। यही क्या होती है? इरिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग होती है। इन 3 चीज़ों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इनकी पिक्चर्स डाली हैं। सिंबॉलिक थिंकिंग, इरिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग, कंजर्वेशन, लेक ऑफ कंजर्वेशन और सेंट्रिएशन। ये कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया है। अब आता है ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे की जो रीजनिंग है वो किसी भी लॉजिक पर बेस्ड नहीं होती, इलॉजिकल रीजनिंग होती है। बच्चा किन्हीं भी 2 अलग अलग सिचुएशन को एक साथ जोड़कर उसका कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है। जैसे बच्चा ये कहेगा कि आज मैं स्कूल नहीं गया इसलिए बारिश हो रही है। ये क्या है? ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। वो ये नहीं कहेगा कि बारिश हो रही है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं। बच्चा अपने अपने पर्सपेक्टिव को सोचता है। क्यों? क्योंकि उसमें ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया तब ये चीज़ नहीं हुई, मैं आज स्कूल नहीं गया तब बारिश हो रही है। ये क्या है? 2 अलग अलग चीज़ें, इन दोनों को एक साथ रखकर कोई भी कंक्लूजन बच्चा निकाल रहा है। बच्चे को ये नहीं पता कि बारिश क्यों हो रही है, मैं स्कूल नहीं गया इसलिए बारिश नहीं हो रही। 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया और कंक्लूजन निकाल लिया। जो इलॉजिकल रीजनिंग होती है उसी को हम ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग कहते हैं। यहाँ पर बच्चे में लॉजिक्स डेवलप नहीं हुए हैं। बच्चे में लेटर चाइल्डहुड में जाकर लॉजिक डेवलप होते हैं, और वो लॉजिक भी मूर्त वस्तुओं के लिए, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए डेवलप होते हैं। जब हम लेटर चाइल्डहुड पढ़ेंगे तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि लेटर चाइल्डहुड में बच्चा किस तरह से लॉजिकल थिंकिंग शो करता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर।
यहाँ पर बच्चे के लॉजिक्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो होपफुली आपको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की करेक्टरिस्टिक में अभी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपकी अर्ली चाइल्डहुड की ये जो स्टेज है इसमें कोई डाउट नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट भी है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। CDP बाय प्रमिला यादव टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।